फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके सामने आज एक वीडियो लेके आया हूं जो कि है 12th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। तो ये हमारे मैनेजमेंट सीरीज की 13th वीडियो है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 12th प्रिंसिपल की, जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। मींस के हम एक तरह की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है किसी भी कर्मचारी को जो काम कर रहा है हमारी कंपनी में। ये किस लिए जरूरी है और अगर हम इसको ना फॉलो करें तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। मान लीजिए आपको किसी चीज के बारे में आपने मान लीजिए आप एक टीचर बनना चाहते हैं। आपको पता नहीं है कि हाँ मेरा फील्ड कौन सा हो सकता है। आपको ये क्लियर नहीं है कि मैं किस सब्जेक्ट का टीचर बनूं। मान लीजिए आपने कुछ 2 महीने पहले फिजिक्स पे लगाए, थोड़ा समझा उसको, उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट चेंज करते गए, फिर मैथमेटिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ यहाँ कि आप इस तरह होके, इस तरह करके, इस तरह इस काम को करके किसी चीज में एक्सपर्ट बन सकते हैं। और ज्यादातर अगर लॉजिकली ये चीज देखी जाए तो नहीं, आप इस चीज में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, क्योंकि आपने फोकस होके, एक तरफ होके किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं किया। अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट का टीचर बनना है, हम ये एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट का टीचर बनना है तो आपको उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप ये सब कुछ करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट पे जंप करेंगे, तो आप किसी एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। मींस कि आप किसी एक सब्जेक्ट के अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे। तो इसी तरीके से हम जॉब को लेते हैं। इसी तरीके से हम अगर कोई बंदा हमारी कंपनी में काम कर रहा है, उसको भी हमने एक स्टेबिलिटी देनी है। उसको जंप करवा के पहले किसी और डिपार्टमेंट, फिर किसी और डिपार्टमेंट में, तो वो भी किसी एक काम में एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा। बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है वो इसी के अराउंड वो रिवॉल्व करता है, इसके अराउंड वो सब कुछ घूमती है, सारी की सारी बातें। तो ये थी हमारी एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसके फायदे क्या हो सकते हैं और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम इसको ना फॉलो करें। तो नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन। यहाँ पे डेफिनेशन स्टेबिलिटी की देखते हैं कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि हमें फ्रीक्वेंटली कोई चेंज नहीं करना, बार बार कोई चेंज नहीं करना, कोई भी टर्मिनेशन या ट्रांसफर नहीं करनी। जहां पे एक बंदा काम कर रहा है उसको थोड़ा टाइम देना है। जहां पे हमने किसी बंदे को लगाया है, किसी बंदे को, किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है कि हाँ अभी तुमने ये काम करना है, उसको थोड़ा टाइम देना है वहां पे सेटल होने के लिए, ताकि वो काम को समझ सके। और अगर वो काम को समझ जाएगा तभी हमें ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे कि वो हमारी जो डिजायरेबल आउटपुट है उसको अचीव कर पाएगा। क्योंकि बिना किसी की प्रॉपर नॉलेज हम किसी भी उस फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो शफलिंग नहीं करनी, फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन या ट्रांसफर नहीं करनी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमने किसी पर्सन को किसी एक फील्ड का हमारी कंपनी में एक्सपर्ट बनाना है और फ्यूचर में उससे फ्रूटफुल रिजल्ट गेन करने हैं। और नेक्स्ट चीज है कि स्टेबिलिटी क्यों चाहिए। अब पहले ही मैंने बता दिया उसकी डेफिनेशन में, ताकि स्टेबिलिटी इसलिए चाहिए ताकि जो बंदा है मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सके हमारी कंपनी के। वो इसलिए क्योंकि अगर उसको ज्यादा से ज्यादा एक फील्ड में स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी तो वो ज्यादा ठंडे दिमाग से उस चीज के बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन कर पाएगा, एक्सपीरियंस ले पाएगा और अच्छे तरीके से नॉलेज ले पाएगा। तो इस तरीके से हम उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा हमारी कंपनी की ग्रोथ में। इसलिए ही स्टेबिलिटी चाहिए। और वो एम्प्लॉय ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, हर कोई उसका जो भी उसका नजरिया है उस काम के प्रति, जो भी उसके काम कैसा है, वो कैसे उसकी प्रॉब्लम आती है, उसमें कौन कौन से मेन रीजन होते हैं बिहाइंड दैट, वो सब कुछ जान लेगा अगर उसको हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली जहाँ पे जो स्क्रीन पे ये दिया गया है, बेसिकली यही दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको वीडियो को देख रहे हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा, हम देखते हैं कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें कौन से मिल सकते हैं अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करें। पहला पॉजिटिव रिजल्ट है एक बिलोंगिंगनेस हो जाएगी ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हाँ भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये काम ऐसा है, तो आपके मन में एक अट्रैक्शन होगी उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस डिपार्टमेंट के, उस ऑफिस के प्रति या उस जोन के प्रति। आपको एक तरह से अपनापन महसूस होगा कि हाँ भी यहाँ पे ये मेरा अपना काम है, मुझे अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म करना है। तो एक तरह की बिलोंगिंगनेस जो है
उसकी सेंस को डेवलप करता है प्रिंसिपल। पहला इसका पॉजिटिव पॉइंट यही है। और तो दूसरे पॉइंट की बात करें, और एफिशिएंसी भी बढ़ाता है। अब एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? अगर मान लीजिए आपको कोई किसी काम की प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर एक्सपीरियंस है, प्रॉपर प्रैक्टिकल है, तो आप ये चीज सोच पाएंगे कि हम मैक्सिमम ऑप्टिमम आउटपुट एट द अवेलेबल रिसोर्सेज कैसे ले सकते। तो इसीलिए ही हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है एक एम्प्लॉय को, ताकि उसको पूरा मौका देना है कि वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस दे और अच्छे से निखर के आए उसमें से। और जो तीसरी बात है यहाँ पे, जो तीसरी बात है वो है कि हमने जो रिसोर्सेज के वेस्टेज को मिनिमम करना है। अभी कोई बंदा कोई भी उसको अगर इनपुट दी जाए, उसको मिनिमम कैसे कर पाएगा? वो ऐसे ही कर पाएगा अगर उसको उस काम के प्रति पूरी नॉलेज होगी, उसको पता होगा कि लेस वेस्टेज में हमें मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेनी। तो ये भी एक पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है। और इसके आगे अगर देखा जाए तो तीसरी चीज क्या होती है, एक सेटिस्फेक्शन बन जाती है उसको, क्योंकि अगर उसको काम की प्रॉपर नॉलेज होगी तो उसको अपने काम जो किया है उसने, उसमें भी उसको विश्वास होगा कि हाँ भी ये एक अच्छा रिजल्ट देगा। तो ओवरऑल जो एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ जाएगा इससे, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और जो नेक्स्ट है कि बेटर अकाउंटेबिलिटी हम देख सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम किसी बंदे को ये कहें कि हाँ भी तुम जिम्मेवार हो इसके। अगर हम किसी बंदे को पूरा मौका देते हैं, उसको हम फिर ये कह सकते हैं, अगर किसी काम में गड़बड़ जाती है उसके ही फील्ड में, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि हाँ भी इसमें गड़बड़ कैसे हो गई, तुम्हें तो इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है। तो हमें एक प्रॉपर उसके ऊपर जिम्मेवारी डाल सकते हैं कि हाँ भी इसके तुम ही जिम्मेवार हो। तो ये है नेक्स्ट, बेटर अकाउंटेबिलिटी हम तय कर सकते हैं बाय एग्जीक्यूटिंग दिस प्रिंसिपल। इसके आगे देखा टाइम जो है वो हम सेव कर सकते हैं। अब ये भी चीज कर सकते हैं, मान लीजिए आपको कि कोई भी काम अच्छे से पता है, उसके हर एक एस्पेक्ट का पता है, इसका क्या अगर हम किस तरीके से करें तो हम ये बेटर अचीव कर पाएंगे और कम टाइम में कर पाएंगे। तो एक तरीके से ये हमारा टाइम सेव करने में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्टिविटी लेवल इससे बढ़ती है क्योंकि कम टाइम में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आउटपुट्स आएंगी, इससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी लेवल जो हमारा होगा वो हमारा बढ़ जाएगा। तो ये थे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ कंडीशंस, कुछ रिजल्ट्स अगर हम इस प्रिंसिपल की वायोलेशन करते हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे सामने कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है। पहली कंडीशन है जो हमारी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होंगे वो अचीव नहीं होंगे, प्रॉपरली अचीव नहीं होंगे। वो इसलिए क्योंकि बंदे को पूरी नॉलेज नहीं है, हमने उसको काम दे दिया, तो वो टाइमली या फिर उसको एक्चुअली जो हमें चीज चाहिए, डिजायरेबल चीज, वो कैसे कर पाएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव हो गए ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात, सेटिस्फेक्शन लेवल, जो पार्टिसिपेशन लेवल कम हो जाएगा। यहाँ से पार्टिसिपेशन इसलिए, मान लीजिए बहुत सारी कंपनी जो इंटर कैंपस जो होती हैं वो कंपटीशन करवाती है कि हाँ भी इस चीज में ये इनोवेशन लेके आए, तो आप सभी टीम्स पार्टिसिपेट करें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। तो एम्प्लॉय जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास कोई नॉलेज नहीं होगी, तो वो उस चीज में इनोवेशन कहाँ से लेके आएंगे। तो एक तरीके से लैक ऑफ पार्टिसिपेशन हो जाएगी। और नेक्स्ट चीज है वेस्टेज होगी रिसोर्सेज की। अगर उसको अच्छे से यूज करना नहीं आता तो एक तरह से वेस्टेज होगी रिसोर्सेज की, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो टाइमली अचीव नहीं हो पाएगा। डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव है जो हमारा टाइमली अचीव नहीं हो पाएगा, इसलिए दोनों चीज की, रिसोर्सेज और टाइम की वेस्टेज हो जाएगी यहाँ पे। चौथी बात है डिससैटिस्फैक्शन हो जाएगी। यहाँ पे बंदे को ये पता ही नहीं होगा, उसको खुद पे भरोसा नहीं होगा कि हाँ मैं ये जो मैंने काम किया है ये प्रॉपरली सही है या गलत है। तो एक तरह की सेटिस्फेक्शन लेवल अंदर से नहीं आ पाएगी, डिससैटिस्फैक्शन हो जाएगी यहाँ। और एड टू कॉस्ट, जो कि बहुत बड़ी चीज है, कंपनी के जो इन्वेंट्री है उसमें बहुत बड़ा वेस्टेज लेके आएगी, एक बहुत ही बड़ी कॉस्ट की, जो कैपिटल की वेस्टेज करवाएगी ये चीज। तो इसलिए हमने इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है। ये थे कुछ पॉइंट्स के अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो हमारे सामने कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है। ये थी हमारी वीडियो। होपफुल आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट कंटेंट के लिए। जो भी नेक्स्ट कंटेंट होगा, जो भी नेक्स्ट प्रिंसिपल होगा, या और भी कोई वीडियो होगी हमारे चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी और इस वीडियो को मिस कर देंगे। जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसको मिस कर देंगे। एट द एंड आपने इस वीडियो को टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।